हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस ऑन एकेडमी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख रहा होगा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री जो कि पेपर 1 जो कि हमारा है और 80 मार्क्स का जो कि हमारा एग्ज़ाम होता है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो जो कि आपका 80 मार्क्स का दिख रहा होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का जो कि हमारा एग्ज़ाम होता है। और पहले आपको जो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा दिख रहा होगा कि आपको व्हाट डू यू मीन बाय टर्म आयनिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन द डिफिशिएंसी एक्टिविटी। तो सभी का पहले एक आपको स्ट्रक्चर और कम टाइम है तो कैसे आपको स्कोर करना है ज़्यादा, उसके बारे में आपको मैं एक ब्रीफ मार्क्स हाउ टू स्कोर गुड। ठीक है, स्ट्रक्चर वे में कैसे आपको एक शॉर्टकट लेकर के एक स्कोर करना है जो कि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो एक इंटरेक्ट हो और इंगेज अच्छा लगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं एक छोटा सा ग्राफ सबके क्वेश्चन के अनुसार से आपको दिया गया है, उसे आप पहले देंगे और प्लीज़ पेशेंस रखें। हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आपको दिया गया है और लिखा हुआ है, पूरा पीपीटी आपके सामने रहेगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको पहले दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट हो जाता है एमएससी का सिंथेसिस, एमएससी का में से कोर कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म, and the third one is a chemical kinetics and dynamics and fourth one is a polymer chemistry। तो आयनिक का स्ट्रेंथ जैसे कि आपको बताया कि एक ग्राफ मैंने बता दिया कि कैसे आपको स्ट्रक्चर वे में लिखना है जो कि स्कोर अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले ये शॉर्टकट है जो कि आपको दर्शाना है और अपने मन से जो भी आप लिख सकते हैं और बाकी जो मैं आंसर सब डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, पैनिक ना हो और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आयनिक का स्ट्रेंथ एक्टिविटी जो कि हमारा बता रहा है आई इजकल टू 1/2 साई सी आई जेड स्क्वायर बाय आई। एंड जो कि ग्राफ आपको बता रहा है, तो ग्राफ आपके दिमाग में कोई भी चीज़ विजुअलाइज होता है तो ज़्यादा दिमाग में रहता है, तो आपको विजुअल रूप से आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे आप अपने माइंड में कैप्चर करें और पेन के पेपर से एक बार प्रैक्टिस कर लें जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो जाएगा। पॉलीग्राफ एंड डिफ्यूजन ये भी है, आई डी इजकल टू 607 एन डी पावर 1/2 एम पावर 2/3 एंड टी पावर 1/6 डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली डिटेक्ट्स मेजरेबल कंसंट्रेशन। ये सब एक ब्रीफ बता रहा हूँ, अकबकाना नहीं है और पूरा पैनिक नहीं होना है, पूरा आंसर आपको डिटेल में मिलेगा। ये एक शॉर्ट एकदम ब्रीफ में कर रहा हूँ कि जो कि जिससे कि आपको कम टाइम है तो आप यहाँ पे भी याद नहीं रहे तो ग्राफ आप अपना वहाँ पे स्ट्रक्चर करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो भी था ये फर्स्ट क्वेश्चन का था, इतना आपको जो भी ग्राफ आपको रखना है आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, सेकेंड हमारा क्या कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओवर पोटेंशियल एंड ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज एंड वी हाइड्रोजन वोल्टेज। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ आपको मैंने बनाया है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज, अब उतना आपकी डिटेल में पढ़िएगा नहीं और यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिएगा तो कम से कम जो भी मार्क्स के रहेंगे आपके जो कि तो आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज क्या कहता है, द एक्सपेंशियली हाई ओवर वोल्टेज एसोसिएटेड विद 0 to evolution on metal anodes। दिस इज ड्रिवन बाय द कॉम्प्लेक्स मल्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। एंड देखिए यहाँ पे जो कि ग्राफ भी बताया गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो कि एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है एंड वाई पे एनर्जी है। तो यहाँ पे जो कि हमारा स्लोप जा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, एनर्जी से स्टार्ट हुआ है तो नीचे की ओर जाए ओवर पोटेंशियल द काइनेटिक टेक्स्ट से। तो हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज क्या कहता है, एज टू एवोल्यूशन वेरीज डायरेक्टिकली अक्रॉस कैथोड मटेरियल्स, नेग्लिजिबल ऑन प्लेंटाइज प्लेटिनम बट मैसिव ऑन मरकरी, अ काइनेटिक बैरियर क्रिटिकल फॉर एनालिटिकल फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये सब हमारा इसमें हो गया जो कि सेकंड क्वेश्चन नंबर में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार भैया अब चलते हैं थोड़ा थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक है, और टाइम पास नहीं करना है, उस पर हमें बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखता है कि क्या कहता है, एक्सप्लेन द एसेंशियल टाइप्स ऑफ सेबल्स एंड
बी जो है लार्जेनिक मेथड ऑफ अंडरमाइंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं, वो भी ग्राफ में मैंने दर्शाया गया होगा, ठीक है। पैनिक नहीं होना और एक एक चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दो, यहाँ पे क्या गया है माइक्रोस्कोपिक प्रिडिक्शन, जो कि माइक्रोमोनिकल कांस्टेंट NVE आइसोलेटेड सिस्टम, कैनोनिकल कांस्टेंट NVT क्लोज सिस्टम एंड ग्रैंड कॉनिकल कांस्टेंट म्यू इसे कहते हैं, यू के द्वारा लिखा हुआ रहता है, इसे म्यू कहते हैं, और भी एंटी ओपन सिस्टम। तो ये सब आपको ग्राफ है जो कि आपके दिमाग में अटैच हो जाएगा, जो इसको आपको लिखने में हेल्प मिलेगा, और जो कि आप मेंशन करेंगे कॉपी में, तो कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा कि तो वहाँ पे स्कोर मार्क्स देने में ठीक लगेगा। और बाकी आप अपने अनुसार से लिखेंगे। और यहाँ पे डिटेल आंसर सबका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का किया जा रहा है, और फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दिया हुआ है। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल एंसेम्बल्स जो है वो है, ये आप दर्शा दीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक प्रिडिक्शन यहाँ पे ग्राफ बना करके दर्शा दीजिएगा। स्लोप इधर से जा रहा है तो नीचे की ओर एक पीक पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचता है एनर्जी, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नंबर पार्टिकल्स जो कि वाई एक्सिस पे है, और एनर्जी जो कि हमारा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये सब आप अपना ग्राफ अपने अनुसार से जो भी है, जो आपको ठीक लगे आप वहाँ पे कीजिएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल आंसर होगा, पैनिक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि क्या कहता है और क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या कहता है, वाट आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, what methods are employed for determination of the molecular weight of polymer, describe a scattering method of its determination। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी सबको ग्राफ और फिगर के द्वारा समझाया गया है, जो कि आप कुछ ना कुछ एग्जाम में लिखें, खाली पेपर ना आए छोड़ करके, जिससे कि आपको मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर में क्या करना है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ये बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ये हो जाता है। तो लाइट स्टेटिंग पॉलीमर वेट जो कि है, तो जिम प्लॉट पे ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ जो कि आप देख रहे हैं तो आपको दिमाग में कैप्चर हो रहा होगा। तो एक्सप्लोरिंग स्केटिंग डाटा टू जीरो एंगल एंड जीरो कंसंट्रेशन आइल्ड द हाइएस्ट एक्यूरेट वेट एवरेज मोलिकुलर वेट mn and macromolecules high molecular weight claimed polymers whose massive size unequally interact with electromagnetic radiation, and the scattering method, the realistic ratio is a key parameter, r theta I theta r square by theta I theta, and larger polymer chains scatters incident light with the exponential greater intensity। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राफ में सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया है। आप इसे एग्जाम में उतारेंगे तो अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टैटिकल मैकेनिज्म के द्वारा से बताया गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ स्टैटिकल मैकेनिज्म में गया, और स्टैटिकल मैकेनिज्म यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आया। तो यहाँ पे एक चेन जो बना हुआ है कि केमिकल सब यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में गया, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आया। तो एंट्रोपी, जिप्स ड्यूहेन और ये सब जो कि आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ग्राफ ऐसे दर्शा देंगे जो कि आपको मार्क्स मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये जो कि हमारा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए वो सब ग्राफ आप वहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर जाता है, एक्सप्रेस द टर्म मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल इन ईच केस। सबका आपको आंसर दिया जाएगा, टेंशन नहीं ले, एक ग्राफ के द्वारा, और स्कोर जो कि आप पैनिक ना हो। आप यहाँ पे ये देखिए सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन है, आप वहाँ पे ऐसे फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। तो आपको स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन, एंट्रोपी को जो कि एस से डिनोट करते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार अपने थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया है। एज अ स्टेट फंक्शन डिफाइंड एज माइक्रोस्टेट, फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू आर ई वी बाई टी। एंड थर्ड मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन, एंट्रोपी अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो एज टेम्परेचर अप्रोचेस 0 केल्विन। नाउ हेयर इज द गिब्स ड्यूहेन डेरिवेशन, आप इसे जरूर से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और गिब्स ड्यूहेन इक्वेशन पे भी एक क्वेश्चन नीचे में है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स था, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकेंड और थर्ड लेवल जो कि हो गया। अब 6 नंबर पे हम चलते हैं, लैप्लेस इक्वेशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एंड
एल्कोविक इक्वेशन 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 6 नंबर हमारा वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन ये सब को हमें देखना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, ये जो कि 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आप जरूर से याद रखेंगे। वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन आई इक्वल टू एन इंटू ई, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन आई इक्वल टू एन इंटू ई आई, थोड़ा जूम करते हैं, ओके, वेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बढ़िया से दिख रहा होगा। तो डेराइव बाय मैक्सिमाइजिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी यूजिंग लार्जरिंग मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपर्स एंड रिस्पेक्ट कांस्टेंट टू टोटल एनर्जी एंड पॉइंट पार्टिकल्स। ये जो कि हमारा हो गया 6 नंबर में, आप वोल्टेज जो भी आ गया यहाँ पे ऐसे, ये 6 नंबर आप यहाँ पे ये फार्मूला याद रखेंगे और इतना लिख देंगे। उसमें भी 1-2 नंबर जो भी देगा आपने भी कम से कम कॉपी खाली ना ही छोड़े, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, इसके लिए आप जो भी लिखे, ठीक है। यहाँ पे चलना है नेक्स्ट हमारे, क्योंकि ग्राफ के द्वारा से आप जो भी इंटरेक्ट कीजिएगा तो जो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अब आता है क्या हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कहता है, ड्राइव द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड कंपेयर आर्हेनियस थ्योरी एंड विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर वाइल दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सप्लेन। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को भी ग्राफ मैंने दर्शाया होगा, आप वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा 7 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन ये जो आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप रीड करेंगे और यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि इसी का है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ऊपर चलता है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, आर्हेनियस पे ही है, 1 मिनट। 7 आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दर्शाना है 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमको ये ग्राफ को दर्शाना है जिससे कि हमें मार्क्स मिलेंगे। तो 7 नंबर में कंसेप्चुअल बेसिस, मैथमेटिकल फॉर्म एंड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस थ्योरी जो कि एम्पेरिकल, जो कि आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है और इसमें ऐसे जैसे दिया हुआ है ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। जो भी मार्क्स रहेंगे आपको मिलेंगे और अपने जो भी है डेफिनेशन लिटरेचर जो भी आपको पूरे अभी डिराइव किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आर्हेनियस थ्योरी कंसेप्चुअल बेसिस पे एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आयरिंग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट एंड मैथमेटिकल फॉर्म K इक्वल टू AE बाई EA by RT and activated complex theory airing K equal to KBT by H E delta S by R E per power delta H by RT and third one is the pre-exponential factor A represent an empirical collision frequency and एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में लिखेंगे डिराइव रिगोरसली फ्रॉम द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एस, जो कि हमारा एंट्रोपी को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से आप 7 नंबर में इसको दर्शाएंगे। ये ग्राफ एक ब्रीफ वे में तैयार है कि जो जिनको लिखने नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ दिमाग में, जैसे कि आप पेन चलाते रहेंगे तो ठीक है, कम से कम पास हो जाइएगा, आप ऐसे अपना लिखिएगा तो। और बाकी आप लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, समझदार हैं आप लोग, आप अपने हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे चलते हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन थर्मोडायनेमिक एंड सो हाउ द इक्वेशन इज यूजफुल। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन है उसे हम देखते हैं। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, तो कम से कम गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन को यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन जो कि ये 8 नंबर में आपका आ जाता है, ये 8 नंबर में आ जाता है। या आप यहाँ पे इसको ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यूटिलिटी प्राइसिसली कैलकुलेट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ, ये जो कि हमारा 8 नंबर हो जाता है, ठीक है। 8 नंबर पोटेंशियल वन कंपोनेंट इन बाइनरी मिक्सचर व्हेन द अदर इज नॉट। तो G इक्वल टू साई म्यू आई एन आई एंड फिर इसको DG इक्वल टू साई यू DN प्लस साई NID म्यू, यू को यू टाइप का है जो इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट T एंड P DG इक्वल टू साई यू DNI एंड साई
एंड डी यू आई इक्वल टू 0। तो इस तरह से गिब्स ड्यूहेम डेरिवेशन जो कि हमारा आ गया है, तो गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन में आप इसे ज़रूर लिखिएगा और बाकी डेफिनेशन लिखिएगा और यूटिलिटी जो भी आप उसे मेंशन है कम से कम इतना चीज़ तो ज़रूर ही लिखिएगा, और बाकी जो भी आप अपना पढ़ रहे होंगे आप मेहनत के अनुसार से जो भी लिखना होगा लिख दीजिएगा। ये ब्रीफ बस जा रहा है और पूरा डिटेल में भी आंसर अभी जस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, द एंड वी इज द रिलेशन बिटवीन द केमिकल पोटेंशियल एंड कंपोजिशन। यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्या कहता है, ठीक है। 9 नंबर का भी ग्राफ और जो भी जिसे भी समझाने का कोशिश किया गया होगा नीचे आप यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि हमारा, ठीक है, सबका आंसर डिटेल में दिया हुआ है, जो जिसका भी ग्राफ दिया होगा यहाँ पे मेंशन होगा। तो 9 नंबर का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 8 नंबर तक का जो कि आपको ग्राफ के द्वारा बताया गया है और इसे आप अच्छे से मेंशन करेंगे और सब कुछ आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से था। और 1 मिनट, ईस्टर जो कि हमारा 7 नंबर का एक है, 7 नंबर में आप यहाँ पे मिस कर गया था, ठीक है। 7 नंबर में आप ये जो ईस्टर हाइड्रोलाइसिस है इसको आप ऐसे करके दर्शा दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में ईस्टर हाइड्रोलाइसिस पाथवे 7 नंबर में जो कि डाइल्यूट एसिड पाथवे नीचे जाता है तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर एंड डाइल्यूट अल्कली पाथवे सेकेंड ऑर्डर अस्पोनिफिकेशन OH नेगेटिव इज एक्टिविटी कंज्यूम्ड इन द रेट डिटरमाइंड। ये 7 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। ग्राफ की तरह ऐसे बताएंगे तो एग्जामिनर जो कि मार्क्स देने में कमी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रीफ नोट्स हमारा 7 जो भी हुआ 7-8 तक हमारे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा था और अब हम डिटेल में इसे करेंगे, जो कि आपको ये स्कोर करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, जो कि पैनिक हो रहे होंगे सब लोग उनके लिए है। और बाकी ये जो कियावा का देखिए लिटरेचर के रूप में पूरे एकदम आंसर डिटेल वे में जो कि जैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में ऐसे है, और वो शॉर्टकट था जो कि, और यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छे से आपको लिखा हुआ है। आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का 10 के 10 का आंसर दिया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक पेपर का करवाएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो MSc का केमिस्ट्री का है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे हम, क्या कहता है हमारा, ठीक है, थोड़ा पैसेंस रखेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डिटेल क्वेश्चन, जो कि डिटेल क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पे रीड करना है और सुनते जाइएगा, और कॉपी पेन लिख करके नहीं कि जिसे है जैसे छाप देना है, और इसे हो भी नहीं पाएगा उतना, ठीक है, उतना टाइम भी नहीं है। और जैसे कि आपको शॉर्टकट एक तरीका 7-8 क्वेश्चन का मैंने करवा दिया था, आप वहाँ पे से ग्राफ में अच्छे से बताया हुआ है, आप मेंशन कर लेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयनिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। सबको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, एकदम परेशान नहीं होना, हर एक को ब्रेक किया जाएगा यहाँ पे। और जैसे कि एकदम सिंपल में आंसर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझेंगे क्या कहता है हमारा। जस्ट वेट, कहाँ गया माउस, यस, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ तो क्या कहता है, पहले यहाँ पे थोड़ी रीड करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से एक हिंदी में आपको एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने लैंग्वेज में वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको इंग्लिश में है उसे आप समझें और रीड करें और लिसन करें अच्छे से केयरफुली। ओके, नाउ लेट्स रीड द कंसेप्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो कि हमारा हो जाता है, इसे जो कि आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ को आई और म्यू से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जो जिससे इंडिकेट किया जाता है उसको कम से कम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ वाज इंट्रोड्यूस बाय लेविस एंड रेडनल इन 1921। It is a quantitative measures of the intensity of the electric field arising from all the ions present in an electrolyte solution। तो जो आयनिक स्ट्रेंथ था हमारा, तो सबसे पहले आयनिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, तो आयनिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं इसे समझते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ है क्या, तो आयनिक स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है में मौजूद सभी आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को नापने का तरीका है, जो कि आयनिक स्ट्रेंथ हमें ये बतलाता है। और आयनिक स्ट्रेंथ को हम क्या से निर्णय करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ को हम रिपीट करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये यू जो है म्यू से बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी दर्शाते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था,
लेविस एंड रेंडॉल, जो कि लिखा हुआ है आपका, ठीक है, रेंडॉल इन, जो कि 1921 ईस्वी में आपका इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अनलाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वेयर deviations from ideality depend only on concentration, electrolyte solution deviates strongly from ideal behavior due to long range electrostatic force between ions. The ionic strength accounts for both the concentration of each ion and its charge. तो यहाँ पे मैथमेटिकल भी आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखते हैं, मतलब सबको आंसर आपका अच्छे से दिया गया है, आप यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आपका, ठीक है। तो मैथमेटिकल आयनिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज आई इजकल टू, ये फार्मूला जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ का ये फार्मूला हो जाता है आई इजकल टू 1/2 साई सी आई जी आई पर पावर 2, ठीक है। और वेयर ये जो कि सी आई क्या है, सी आई इज द मोलर कंसंट्रेशन और मोललिटी एम आई ऑफ द आयन एंड जेड आई इज द चार्ज ऑफ बैलेंस ऑफ द ith आयन, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैलकुलेशन से भी यहाँ पे समझना है कि जैसे कि 0.1 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो Na2SO4 विच डिजोल्व इनटू 2Na प्लस एंड SO4 minus 2 SO4, concentration Na plus Cna 2 into 0.1 and 0.2 molarity and charge 2 Na plus and plus 1 जो कि आयन हो जाता है, और concentration SO2 तो CSO4 0.1 molarity and charge ZSO4 minus 2। तो यहाँ पे देख रखें कि I इक्वल टू 1/2 0.2 इंटू प्लस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐसे करके सबको पुट कर दिया गया, और यहाँ पे 0.3 जो कि हमारा मोलरिटी आ गया, मोलरिटी आ गया, ठीक है। इस तरह से अब चलते हैं हमारे थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब हम आते हैं यहाँ पे डिपेंडेंस, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, उसे भी आप वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे हो गया, और ये सेकंड पॉइंट पे हम देख रहे हैं डिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी, dependency of activity coefficient of ionic strength. The activity coefficient is a factor used to account of deviation from ideal thermodynamic behavior in real solution. The relationship between the mean ionic activity coefficient अल्फा बीटा गामा, जो कि गामा यहाँ पे हो जाएगा, और बाई से आप समझ सकते हैं, जो कि जिसे भी आपको समझना है समझ सकते हैं, और गामा भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई यहाँ पे जो भी जिसे समझना है आपको आप अपने अनुसार से समझ सकते हैं, ठीक है। वाई प्लस एंड आयनिक स्ट्रेंथ जो कि आई से डिनोट किया गया है, एंड एक्सप्लेन बाय द डेबी-हेकल्स थ्योरी। तो डेबी-हेकल्स लिमिटेड लॉ, जो कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आई less than 0.01 molarity, the highly dilute solution electrostatic interaction and the primary cause of non-ideality, the Debye-Heckel limiters law, ये जो कि लॉ स्टेट आ जाता है किसका, तो डेबी-हेकल्स लिमिटेड लॉ को, जिसे आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेयर जो कि वाई जो भी आप समझ सकते हैं, वाई जो भी आप इसे समझें, तो यहाँ पे वाई गामा भी समझ सकते हैं, जो आप समझ, गामा इज द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड जेड प्लस एंड जेड आर द चार्ज ऑफ द केटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने से समझे, जस्ट वेट। तो हमारा यहाँ पे आ जाता है जो कि Z प्लस Z एंड Z आर द चार्ज ऑफ द केटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली, एंड I इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, A इज द कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर वाटर एट 298.15 केल्विन, एंड A जो कि बराबर है 0.509
dm by 1/2 मोल पर पावर 1 - 1/2, ठीक है। और फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या करता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमारा क्या करता है, एट द आयनिक स्ट्रेंथ आई इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द काउंटर आयनिक एटमोस्फेयर अराउंड each ions. The atmosphere screens the central ion, lowering its chemical potential and effectively activity. Therefore, the activity coefficient y plus minus decrease as the square root of the ionic strength increase under root I. एंड v जो हमारा आ जाता है एक्सटेंडेड डेवी इक्वेशन फॉर moderately dilute solution I decrease 0.1 molarity. At a higher concentration, the finite physical size of the hydrated ions cannot be ignored. The equation as a modified to log y plus minus is equal to a z plus and इतना z plus and z minus इंटीग्रेशन रूट आई y 1 प्लस पी ए अंडर रूट आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हमारा आ जाता है क्या v जो कि है b इज अ सॉल्वेंट डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, जो कि b जो हमारा है ये हमारा b जो कि आपको दिख रहा हो, b इज कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड b इज 0.328 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर inverse. A is the non-ion size parameter, means effective diameter of the hydrated ions of the centimeters. इस तरह से हमारा जो कि फर्स्ट नंबर का था, और यहाँ पे जो कि ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर्स। एंड सी जो कि हमारा क्या करता है, सी जो कि हमारा हो जाता है सी हाई कंसंट्रेशन, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, सी हाई कंसंट्रेशन 0.01 मोलरिटी, जो कि आई जो कि है ज़्यादा हो जाएगा 0.1 मोलरिटी से। एट वेरी हाई आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट वाटर इज इंक्रीजली बॉन्ड इन द हाइड्रेशन सेल्स, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्री सॉल्वेंट, the cause the activity coefficient to reach a minimum and the increase significantly, often exceeding. This is the described by the Davis equation of the Pitzer equation, which append an empirical linear term. Log y plus minus is equal to a slash z plus minus z and in root under root 1 and plus ci by 1 plus under root I, where c is a empirical equation, empirical constant. अब यहाँ पे जो कि आपने यहाँ पे सब कुछ देखा, ठीक है, और ये सब जो कि आंसर आपको इतना याद रहेगा नहीं और आप उतना पे नहीं, मेन चीज़ को आप याद रखना है। डेवे हिकल्स चीज़ कैसे लिखना है आपको एक बार मैं आपको पहले समझाते चलता हूँ, और क्या क्या लिखना है। और पहले तो शॉर्टकट मैंने बता दिया कि क्या आप वहाँ पे कैसे स्कोर कर सकते हैं, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया शॉर्टकट में, और ये डिटेल वे में आप इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और क्या क्या लिखना है कैसे करना है वो मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ सबसे पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ को आपको क्या बताना है, आयनिक स्ट्रेंथ एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद हो सभी आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को नापने का तरीका है, ठीक है। ये हो गया आयनिक स्ट्रेंथ। आइडियल सॉल्यूशन के मुकाबले जो कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन के मुकाबले जो कि आयनिक स्ट्रेंथ हो जाता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स जो कि होता है और जिसे वो आइडियल बिहेवियर से भड़क जाते हैं। और आयनिक स्ट्रेंथ सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन पर नहीं बल्कि उसके चेंज पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा फार्मूला भी आपको आगे आयनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला, जैसे कि जो चीज़ का भी फार्मूला है उसे आप ध्यान रखें। आयनिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो आयनिक स्ट्रेंथ को आयनिक स्ट्रेंथ को आपको मैंने सिंपल से समझा दिया, तो अपने भाषा में लिख दीजिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद सभी आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड में नापने का जो कि तरीका होता है उसे आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसे आई से डिनोट करते हैं। इंट्रोड्यूस बाय लेविस एंड रेंडोल्फ के द्वारा 1921 में इंट्रोड्यूस किया था आयनिक स्ट्रेंथ को। ओके, here is the formula I is equal to 1/2 psi c z square. Okay, c is the molar concentration of molality m1 of the ions and z is the charge of the valence of the
फर्स्ट आयन, ये सब आपको यहाँ पे पॉइंट इतना काफ़ी हो जाता है, आप अपने अनुसार से इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और जो भी आपको ग्राफ वहाँ पे शॉर्टकट में बताया गया आप वहाँ पे मेंशन करेंगे तो अच्छी बात है। और बाकी जैसे भी दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो याद रहेगा जितना याद रखें आपको स्कोर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अपने कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि हमारा एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट भी आपको बताया गया है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट में सबसे पहले एक पॉइंट को इसे ज़रूर में याद रखेंगे, डेवी हिकल्स लिमिटिंग लॉ, ये से याद रखेंगे। लॉग y+1, ये फार्मूला जो भी आ रहा है ब्रैकेट में, जो भी आपको ऐसे करके दर्शाया गया उसे आप जरूर से ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम्पल ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन जो भी लॉ का जो भी फार्मूला आ रहा है उसे आप मेंशन करें और याद रखें, ठीक है। जो भी आप ऐसे करके आपको ब्रैकेट में इतना अच्छे से आपको बताया गया है, जो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। और जो भी चैनल पे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें एनर्जी और सपोर्ट मिले, तो और भी आपके लिए जो भी आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे आ गया, तो ये सब आपके पॉइंट होंगे। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट में जो कि आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंस जो होता है, और एक्टिविटी कोफिशिएंट रियल सॉल्यूशन के नॉन आइडियल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और डेवी-हेकल लिमिटिंग लॉ, बहुत अब पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डेवी-हेकल्स लॉ लिमिटिंग को बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुने, और इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ है, आप नोट्स करते रहते हैं, आपके पास फुल्ली नोट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड किया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, जो भी करें और जैसे भी लिखें, ठीक है। आप यहाँ पे अपने से ही नोट्स बनाएं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे पॉइंट बाय नोट आउट करेंगे, और पूरा आप यहाँ पे याद भी नहीं हो सकता है, और स्क्रीनशॉट या जो भी करना आप जैसे करें उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पर आप जो भी है आप जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। कहीं पे भी बीच में छोड़िएगा तो आपको ही दिक्कत होगा। इतना लंबा बहुत, अभी एक क्वेश्चन में ही लगभग हाफ आवर्स हो गए हैं, ठीक है, और बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट जो कि हमारा डेवी-हेकल्स लॉ का, ये आपका लॉग y प्लस माइनस इजकल टू a माइनस a जेड प्लस जेड अंडर रूट आई, ओके, जो कि डेवी-हेकल्स लिमिटिंग लॉ हो जाता है। तो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो कि ये होता है डेवी-हेकल्स लिमिटिंग लॉ, डेवी-हेकल्स लिमिटिंग लॉ क्या हो जाता है, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकाला जाता है। तो बहुत डायल्यूट सॉल्यूशन में जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हर आयन के आसपास उल्टे चार्ज वाले आयंस का एक क्लाउड या एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये क्लाउड सेंट्रल आयन को घेर लेता है, और जिससे उसकी इफेक्टिव एक्टिविटी और केमिकल पोटेंशियल कम हो जाती है। इसलिए जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट घटने लगता है। ये यहाँ पे पॉइंट एक याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या हो जाता है, एक क्लाउड सेंट्रल जोन के घेरे लेता है, और जिससे उसे इफेक्टिव एक्टिविटी और केमिकल पोटेंशियल कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही डायल्यूट सॉल्यूशन, एक मिनट, आसपास में अल्ट्रा चार्ज वाले आयंस क्लाउड जो कि, तो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आयनिक जो कि हो जाता है हमारा आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट घटता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसको। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जब बढ़ता है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट घटने लगता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और फार्मूला भी आपको दिया गया है, जो कि ये गामा लॉग गामा ए माइनस जेड प्लस एंड जेड अंडर माइनस जेड माइनस अंडर रूट ए आई, जो कि आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं हायर कंसंट्रेशन को समझते हैं। तो एक्सटेंड डेवे, देखिए ये सब हो गया, आप ये सब फार्मूला को याद रखेंगे। एक्सटेंड डेवे, एक मिनट, ये सब को आप जरूर याद रखेंगे। पॉइंट बाय, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप पॉइंट बाय हमेशा लिखें। ए में डेवी-हेकल्स लिमिटेड लॉ में इसे लिख दें। फिर गामा इजकल टू द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट जेड प्लस एंड जेड माइनस एट द चार्ज ऑफ द, ये भी आप ध्यान में रखें। जब भी फार्मूला किसी चीज़ का भी लिखें तो इसको वेयर जो बताएं कि वाई क्या है, जेड क्या है, जो भी फार्मूला में हो उसे ज़रूर बताएं। इससे आपका कॉपी भी भरेगा और अच्छा भी लगेगा, और आपको याद भी रहेगा, जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा इरेज करके आपको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं कि ये जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है,
ये जो हमारा आ जाता है, ये आप जब भी फार्मूला लिखती हैं डेवी हेक्यूस लिमिटिंग लॉ, तो डेवी हेक्यूस लॉ लिख देंगे तो वेयर में करके ऐसे करके आप इसको ज़रूर लिख दीजिएगा। और आपको जो याद रह गया और भी चीज़ तो अच्छा बात है, लिखने के लिए आपके सामने है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपको जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बना के आपको दे दिया हूँ, अब आपका मेहनत आपके हाथ में है। तो एक्सटेंड डेवी हेक्यूस इक्वेशन जो कि हमारा ये आ गया, ऐसा आपको वेयर में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपको और भी बता देता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं। और यहाँ पे एक आ जाता है आपका हायर कंसंट्रेशन, और जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो कि आपका ए में आपको दिखा दिए थे, एक मिनट, हाँ, ए में जो आपका आ गया था, ये जो आपका क्या आ गया था, ए में आपका आ गया था ये आयनिक का स्ट्रेंथ आपको समझा दिया। आयनिक का स्ट्रेंथ के बाद आपको जो भी ऐसे ये फार्मूला आपको ये लिख देना है, यह लिख करके इतना चीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयनिक का स्ट्रेंथ, सेकेंड नंबर पे लिख दीजिएगा, पॉइंट बाय कीजिएगा, नंबर जरूर मिलेगा। और ए में आपका ए में आपका डेवी हेक्यूस लिमिटिंग लॉ आ गया, ये फार्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर बी में आपका आ गया एक्सटेंडेड डेवी हेक्यूस इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेयर वाला ज़रूर आप मेंशन करके दर्शाएंगे। ठीक है, और फिर ये सब हमारा हो जाता है। और सी में हमारा हायर कंसंट्रेशन आ जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन जो कि हमारा क्या कहता है, द आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्वेट इतना हो जाता है, जेयर सी इज एम्पेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, आपको सब कुछ लिखा है मिल रहा है, आप अच्छे से आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो ठीक लगे जो कीजिएगा, और मैं पॉइंट बाय आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओवर पोटेंशियल, राइट नोट्स ऑन ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन वोल्टेज ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीड करेंगे थोड़ा कंसेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक आपको ओवर पोटेंशियल क्या होता है इसे समझते हैं। तो ओवर पोटेंशियल जो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ई जो कि पर काम करना चाहिए, और लेकिन एक्चुअल में जब करंट फ्लो करता है तो रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है, और इस थियोरेटिकल और एक्चुअल वोल्टेज के लिए डिफरेंस को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सिंपल में। ठीक है, ओवर पोटेंशियल क्या है, तो ओवर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर काम करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में जब करंट फ्लो करता है तो रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है। इस थ्योरेटिकल और एक्चुअल वोल्टेज के डिफरेंस को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स रिएक्शन अकर रिवर्सिबिलिटी एट इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। However, when a net current passes through the electrode, the actual potential E required to drive reaction deviates from the equilibrium value. The over potential or over voltage denoted by N, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, the over potential is denoted by N is defined as the difference between the actual electrode potential under current flow E and the thermodynamic equilibrium potential EQ. N is equal to E minus equilibrium, यानी equilibrium to difference हो जाता है। ठीक है, ओवर पोटेंशियल। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। और ओवर पोटेंशियल एक्ट एज अ एक्टिवेशन बैरियर ऑफ काइनेटिक रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी ओवरकम टू ड्राइव द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक रेट करंट डेंसिटी। अब हमारा आ जाता है कॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। ठीक है, आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो ये जरूर लिख दीजिएगा, एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ओवर पोटेंशियल एंड ओमिक ओवर पोटेंशियल, और जिससे डिनोट किया गया है एन एक्ट एंड एन कंसंट्रेशन एंड एन जो कि हमारा एन ओम। ठीक है, इससे आपको ओवर पोटेंशियल ऐसे करके कम से कम आप दर्शा दीजिएगा, और आपको सब लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। काउज बाय द स्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट
इंटरफेस एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल को कहते हैं। एंड कंसंट्रेशन ओवर पोटेंशियल अराइज ड्यू टू मास ट्रांसपोर्ट लिमिटेशन वेयर रिएक्टेंट स्पेसीज कैन नॉट रीच द इलेक्ट्रोड सरफेस fast enough, creating a concentration gradient. And ohmic overpotential due to the internal electrical resistance of the electrolyte solution and the electrode material. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कॉज जो हमारा क्या हो जाता है, ये सब हमारे जो कि ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज सॉरी ये हमारा जो कि पॉइंट एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ओवर पोटेंशियल एंड ओमिक ओवर पोटेंशियल, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो कि आपको पूरा ये लिखिएगा तो ठीक है, बाकी ये कम से कम ज़रूर आप लिख दीजिएगा, ये 3 पॉइंट को ज़रूर आप लिख दीजिएगा और जिससे इसको डिनोट किया जा रहा है वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज को समझते हैं। ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज रिफर टू द एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू लिबरेट ऑक्सीजन गैस एट एनोड। द ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन इन एक्वस मीडिया इज, जो कि हमारा 4 OH एंड O2 एंड 2 हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक सॉल्यूशन एंड 2 H2O O2 एंड 4 हाइड्रोजन H प्लस आयन एंड E 4 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में हमारा जो कि सिर्फ ये H2O हाइड्रोजन और O2 4H प्लस एंड 4 एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी ठीक है, ये सब। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है और 2H2O जो कि यहाँ पे आ जाता है एसिडिक सॉल्यूशन, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो की कैरेक्टरिस्टिक जो कि हाई काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी पॉइंट है आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन जो भी शॉर्टकट जो भी आपको जाना है तो ये कम से कम है यहाँ पे लिख करके और अपने हिसाब से जो भी मेंशन थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन इज कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन। हाई काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो बतलाता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन इज अ कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्विंग several highly unstable intermediates such as hydroxide and oxygen radicals. Because of high kinetic barrier, the activation energy is exponentially large, resulting in a very high oxygen over voltage. Now second point is the electrode dependency. The value depends significantly on the anode material. For example, the smooth platinum, it can exceed 0.5 volt at moderate current density, where metal oxide like rhodium and iron exhibit much lower over voltage and thus use the electrocatalyst. And practical implications, oxygen over voltage lower the efficiency of industrial process like water electrolysis for green hydrogen production, and electropainting require higher cell voltage and wasting electrical energy as a heat. तो ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज जो कि कहता है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलने के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगता है उसको ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और पानी से ऑक्सीजन निकलने के 4 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जिससे वाटर से हमारा 4 इलेक्ट्रॉन जो कि रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकलता है 4 इलेक्ट्रॉन और लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए रिएक्शन को स्टार्ट करने में बहुत एनर्जी लगता है और जिसे ओवर वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, तो ये डिपेंड करता है प्लेटिनम पे ओवर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 0.5 वोल्ट। ये इंडस्ट्री में एनर्जी वेस्ट करता है। तो ये सब हमारा हो गया ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये सब पॉइंट जो थे आप यहाँ पे रीड करेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज के बाद आ जाते हैं हमारा बी, जो हमारा जाता है हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज क्या कहता है? हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज is the excess potential required to reduce hydrogen ions to hydrogen gas at a cathode. The overall cathodic reaction is 2 hydrogen ion and 2 electrode
add two and then form hydrogen gas. Their mechanism is the reaction proceed by three primary steps on the electrode surface: molarity, Volmer step, proton discharge, H plus ion, electron ion, and molarity, and M माइनस एच एट्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज जो भी आपको समझ में आए तो वॉलमर स्टेप में ये लिख दीजिएगा. और उसके बाद टेफल जो छोटा छोटा है इसे आप जरूर में देखेंगे. जो ये मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है. अब यहाँ पे चलते हैं टेफल स्टेप क्या कहता है. टेफल स्टेप केमिकल रिकमेंडेशन एंड टू मोलरिटी माइनस एच एट्स देन फॉर्म टू मोलरिटी प्लस हाइड्रोजन. एंड थर्ड वन इज हेरोक्सी स्टेप इलेक्ट्रोकेमिकल desorption and molarity H minus H8 plus H for power hydrogen ion and electrode electrode and molarity plus hydrogen. There is the hydrogen over voltage. Now here we understand about the hydrogen over voltage. तो hydrogen over voltage क्या करता है. तो hydrogen over voltage टेल अबाउट द कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस बनता है इसके तीन स्टेप होते हैं जो कि आपको बताया यहाँ पे. तीन स्टेप यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे. वॉलमर स्टेप एंड टेफल स्टेप एंड हाइड्रोक्सी स्टेप, ठीक है. तो यहाँ पे जो कि हमारे समझते हैं कि तो इसके तीन स्टेप होते हैं. और हाइपर स्टेप्स जो कि लोअर ओवर वोल्टेज, जिससे कि हाइड्रोजन गैस आसानी से निकल जाती है और क्योंकि हाइड्रोजन आइटम्स के अच्छे से एड्जॉर्ब चिपका लेती है. और हाई ओवर वोल्टेज हाइड्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिएक्शन स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगता है. इस ओवर वोल्टेज का फ़ायदा इलेक्ट्रोप्रिंटिंग इंडस्ट्री के जिंक जैसे मेटल्स डिपॉजिट करने में होता है, ठीक है. इस तरह से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपको था. और आपको जो भी है कम से कम पॉइंट को आप जरूर मेंशन करेंगे. और की कैरेक्टरिस्टिक है और मेटल सेंसिटिविटी हेयर इज द सम डिटेल्स जो कि आपको दिया हुआ है और आप यहाँ पे रीड करेंगे और इसे समझेंगे. इसे भी ऑलरेडी लंबा हो जाए. इसे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड असेंबल एंड टाइप्स ऑफ असेंबल्स, लार्जेस्ट मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स. तो ए असेंबल्स एंड टाइप्स ऑफ इंसेंबल्स वहाँ पे भी बताया गया था. आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखाया गया. आप शॉर्टकट में वहाँ पे ग्राफ जो भी है कम से कम ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपको पेज फुलफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नाउ हियर द डिटेल्स of ensembles and types of ensembles. Now here is the ensembles and type of ensembles क्या करता है, इसे रीड करते हैं. In a statistical mechanism, an ensembles is an idealized metal collection of very large number of virtual independent systems. Each system in the ensembles is a microscopic replica of the actual thermodynamic system, posing the same microscopic constraints such as volume, total number of particles, what existing different macroscopic state at a given instant. Ensembles allow us to compute thermodynamic properties as a statistical average over these macroscopically identical systems. Ensemble which correspond to time average of a single real system. There are three major types of ensembles classified based on how the systems interact with the environment. Now here is the ensembles divided into three parts: microcanical NVE and canonical NVT and grand canonical म्यू वी टी. ओके, म्यू यू की तरफ दर्शाया गया. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एसेंशियल इंसेंबल्स एंड लेजेंड्स क्या है. तो इंसेंबल्स क्या होता है. इंसेंबल्स जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में हम एक सिंगल सिस्टम को स्टडी करने की जगह माइंड में एक हाइपोथेटिकल कलेक्शन बनाते हैं जिसे बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम होते हैं. इसे इंसेंबल्स कहते हैं. ओके, नाउ this is clear that ensemble is what. ensemble is a statistical mechanism में हम एक सिंगल सिस्टम को स्टडी करने की जगह माइंड में एक हाइपोथेटिकल कलेक्शन बनाते हैं जिसे बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम होते हैं. इसे ensembles कहते हैं. ओके, now it is clear. now move to the next point is a microcanonical ensembles, NVE and constant and description. The system of a completely isolated from the surrounding, no energy or matter can exchange
and second one is a constant. The number of particles n, volume V, and the total energy E are strictly constant for all members of the assembles. Probability distributed every assembles microstate has exactly the same energy, and by the postulate of equal a priori probabilities has an equal chance of being equified. Now move to the next point is a canonical assembles NVT. NVT constant डिस्क्रिप्शन जो कि हमारा कहता है कि द सिस्टम आर द थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज हीट रिजर्वर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T, दे कैन एक्सचेंज एनर्जी विद रिजर्वर बट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। जो कि हमारा सिस्टम जो कि हमारा है कॉन्टैक्ट लार्ज हीट रिजर्वर करता है और जो कि टेम्परेचर कैन एक्सचेंज एनर्जी हीट एंड रिजर्वर कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। The constant number particles n of volume V, temperature T at constant, and probability distribution the energy of the individual system represents the probability P. Finding a system microstate with energy E1 EI is a given voltage inter distribution PI जो कि फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि आप इसे ध्यान में रखेंगे ई पे पावर माइनस ई आई ई पे पावर माइनस, एक मिनट थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। तो ई पे पावर एनर्जी आई जे के वी टी वाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू साई ई पे पावर ई एंड जे के वी टी इज द canonical partition function and kV is the voltage constant. And third point is a grand canonical third one is a grand canonical assembles UVT में इसे कहते हैं, ठीक है, इसे रीड करते हैं थोड़ा। तो आप यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा कम से कम फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे और स्टार्टिंग जो भी आपको पॉइंट आ रहा है 1 2 3 में जो भी आपको पॉइंट आ रहा है ग्रांड कैनोनिकल असेंबल्स लिखेंगे, यूवीटी लिखेंगे, इतना आपको लिखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको फार्मूला जो कि आपको ध्यान में रखना है पी आई जी इजकल टू ई पर ई आई जी माइनस म्यू एन आई के वी टी बाई आई, ओके, वी आर वन इज द ग्रैंड कॉनिकल पार्टीशन फंक्शन, ये हमारा ये साइन को ध्यान में रखिएगा, द ग्रैंड कॉनिकल कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। एंड बी जो कि हमारा रहता है लेजेंड्स मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स। तो Lagrange methods of undetermined multiples of the mathematical optimization techniques used to find the local maxima or minima of a function subject to one or more equality constraints. In a statistical mechanism, the method of the fundamental to deriving the distribution law, such as Maxwell-Bottomaz, Bose-Einstein, and Fermi-Dirac statistics by maximizing the thermodynamic probability W under physical constraints. Now here we understand about the Lagrange methods of undetermined multiples. तो यहाँ पे हम समझेंगे Lagrange methods of undetermined multiples क्या करता है। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो कि बताती है कि किसी फंक्शन की सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने जब आपके पास कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन हो। केमिस्ट्री में मैक्सिमम वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमको ऊपर में भी आपको फॉर्मूला बता दिए थे, आप वहाँ पे ध्यान में रखेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज मोस, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज मोन एंड बोस-आइंस्टीन एंड फेमी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो यहाँ पे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में पता करने के लिए लेवल्स में कैसे बताएंगे कि ताकि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W मैक्सिमम हो, और ये मेथड यूज होता है टोटल पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी कांस्टेंट मानकर, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, आप यहाँ पे रीड करें और ओके। सपोज वी वांट टू maximize the function of a several variables f x1 and x2 and x dot dot infinite xn subject of two concentration and gx1 and gx2 and g is equal to 0 and g2 is equal to x. इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान करके जो आप यहाँ पे जो कि लैग्रेंजियन का जो कि आपको ये फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पे लैग्रेंज मेथड्स में ये आप फार्मूला आप कम से कम लिख देंगे, और ये आपको मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, आप वहाँ पे ये कम से कम जरूर लिखेंगे। ये तो आपको ऐसे भी ध्यान में ही रखे, याद रखिएगा। और इन दोनों को ऐसे करके ऐड करके आपको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आ जाना है LX1 अल्फ़ा एंड बीटा इजकल टू F(x1) एंड डॉट डॉट n एंड माइनस अल्फ़ा G1 x1 डॉट डॉट n एंड माइनस बीटा G2 x1 and dot dot xn, where alpha and beta are the undetermined multiples. We then take the partial derivation of L with the respect of each variables x and set them to 0. Now move to the next question. ठीक है, ये सब जो कि हमारा फंक्शन आपको दिया हुआ, आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और हेयर इज दिस इज द फंडामेंटल, जो कि आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिस इज द फंडामेंटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेयर बीटा इजकल टू 1/kVt एंड e⁻⁻1 सर्व्स एज अ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये सब हमारा जो कि आपका इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वोल्टाज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के द्वारा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3rd नंबर कंप्लीट हुआ। अब 4th नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाट मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, डिस्क्राइब स्कैटरिंग मेथड्स ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन। Here is the concept of macromolecules। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है इसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो कि पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप भी हमें समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंगेज करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ मैं, जो कि आपको माइंड में रहे और अपने अपने भाषा में लिख सकें। बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है उसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10⁻³ से 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे भी आपको दिखा है। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड आइटम्स, जो कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे डीएनए और साइंटिफिक पॉलीमर्स सब माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और पॉलीमर्स बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मोनोमर्स जुड़कर बनते हैं, और क्योंकि एक पॉलीमर में अलग अलग लंबी एक चेन्स होते हैं, इसलिए इनका एवरेज वेट निकलता जाता है। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, while some macromolecules are non-repetitive biological structure like proteins and DNA, synthetic polymers such as polyethylene and nylon and polyester are constructed by linking together a small repeating structural units called monomers by polymerization reaction. And second point is the methods of determining molecular weight. Unlike simple compounds, synthetic polymers are polydisper. They consist of a mixture of chains of varying length. Therefore, we must define average molecular weight. Here is the principle of methods of determining polymer molecular weight. Now, principle is about the method of determining polymer molecular weight is when a beam of light passes through a polymer solution, the electric field, the light polarizes the electron clouds in the polymer molecule. The induces temporarily oscillating dipoles remit light in all directions. Because the polymer molecules are much larger than solvent molecules, they cause significant excite scattering. A dilute solution local concentration fluctuation due to a thermal motion cause variations in the local refractive index. The intensity of the scattering light is directly proportional to the molecular weight of the solute particles. Here is the graph, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ को ध्यान में रखेंगे कि इनकमिंग लाइट यहाँ पे पास करता है पॉलीमर सॉल्यूशन पे, एंड द पॉलीमर सॉल्यूशन पासेस द ट्रांसमिटेड, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज आई थीटा एट एंगल थीटा। एंड हियर इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स पे किया जाता है कि कंपेयर्ड वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ द एक्सेस स्कैटरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय रेलिंग्स रेशियो r theta, defined as the r theta is equal to I theta r square I theta I0 into I plus cos square theta. Okay, where I theta is the intensity of scattering
A scattered light at an angle theta, I theta is the incidence intensity and r is the distance from the scattering source of detector. The relationship between the ray lines ratio concentration C and weight average molecular weight given by the Debye equation. Debye equation ये जो हमारा आ जाता है Kc by r theta is equal to m by m W plus 2bc, where C is the concentration of the polymer, g centimeter cube, V is the second viral coefficient representing polymer solvent interaction. तो ये सब हमारे जो कि हमारे कुछ पॉइंट है जो कि आप इसे ध्यान में रखेंगे. K is the optical constant in the given system defined as the K is equal to 4 pi r square and n pi r square and by na 4 and dn by dc जो कि वेवलेंथ है ये हमारा. ठीक है, वेवलेंथ by पर पावर 4. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड dn by dc रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increment of the solution with the concentration, and Na is a Avogadro number and lambda is a wavelength of incidence. The large molecules and Zeeman plot for large macromolecules size greater than the lambda 20 by 20, light scatter from different parts of the same molecules interact directly, reducing the scatter intensity at a larger angle. To accurate for this, an internal structure factor p theta is introduced. Kc by r theta is equal to m by 1 by mw p theta plus 2b. ठीक है, इस तरह से हमारा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फॉर अ स्मॉल एंगल पी थीटा इक्वल टू -1 से 1 प्लस 16 पाई आर स्क्वायर बाय 3 लैम्डा इतना आर स्क्वायर इतना आर इज द रेडियस जनरेटेड एंड फाइंड मोलरिटी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट Kc by r theta is equal to performed at a multiple concentration and multiple angles. A double extrapolation plot known as a Jeans plot and constructed by the plotting Kc by r theta and against sin square by theta by 2 k, where is the k is the arbitrary scaling constant, and exploiting both concentration C dash 0 and angle theta is equal to 0 whilst common intercept. ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो. और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा क्या कहता है यहाँ पे रीड करते हैं. एज द क्वेश्चन नंबर 5 इज द एक्सप्रेस द टर्म मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल इन ईच केस. इज द molecular interpretation of second law of thermodynamics. The classical second law states that any spontaneous process, the total entropy of isolated system must always increase. Molecular interpretation at a molecular level, entropy को S से denote करते हैं, is a major molecular disorder of the number of different ways microstates of a system can be arranged to produce the same microscopic state. Ludwig Boltzmann established the relationship quantitatively with the famous equation जो कि हमारा एंट्रोपी S इक्वल टू kb in W, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है तो 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल या केल्विन हो जाता है per Kelvin. Where is the thermodynamic probability? The number of microstates corresponding to the macrostates. Okay, microstates corresponding to the macrostate. Okay, now here is the molecular interpretation of second law states that any spontaneous process is an isolated system process in a direction that transitions the system from a state lower probability highly to a state of higher probability higher. एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग जो कि एग्जाम्पल के दौरान हमको समझाने के लिए कहा है. तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो कि एक मिनट पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. कंसीडर टू डिफरेंट आइडियल गैसेस A और B इनिशियली सेपरेटेड इन two halves of container Y portion.
Initial states, highly ordinated molecule are 0 A, confirm that left and V is the right. The number of possible aspects arranged is relatively a small. A spontaneous process when the partition is removed, the gas mix spontaneously. Final state disorder, each molecules can now occupy the entire volume. The total number of accessible spatial macrostates increase एक्सपोनेंशियली। ओके, तो थर्मोडाइनमिक रिजल्ट जो कि हमारा आ जाता है डेल्टा एस इक्वल टू, ये हमारा याद रखेंगे, थर्मोडाइनमिकल रिजल्ट हमारा याद रहता है कि डेल्टा एस इक्वल टू के बी आई एन डब्ल्यू फाइनल बाय डब्ल्यू इनिशियल इज ग्रेटर देन द जीरो। द इंक्रीज इन ट्रोपी इज ड्राइवन entirely by the system of progression of a state of greater molecular disorder. And second one is a molecular interpretation of the third law of thermodynamics, the classical third law, Nernst heat theorem, states that as the temperature of a pure perfectly crystalline substance approaches absolute zero and its entropy approaches zero. And molecular interpretation at T is equal to 0 Kelvin, all thermal motion cases, there is no transitional, rotational, vibrational, kinetic energy, and all molecules are frozen into the lowest possible quantum energy state, the ground state. For a perfectly ordered crystalline substance, there is only one unique microstate, W is equal to 1, and which the crystal can exist because all identical molecules are locked into the precise identical position in the lattice. By applying Volta's formula, entropy is equal to kV इंटीग्रेशन जो कि ln इंटीग्रेशन W is equal to kV इंटीग्रेशन I1 is equal to 0. Thus at absolute zero the molecular disorder is completely eliminated and the entropy is zero. एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल बताने के लिए कहा है, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि प्योर क्रिस्टलाइन कॉपर वर्सेस कार्बन मोनोक्साइड, रेसिडुअल एंट्रोपी, आइडियल गैस प्योर कॉपर। In a perfect copper crystal at 0 Kelvin, every copper atom as in its design lattice position. There is only one possible arrangement, therefore entropy S is represented as entropy, entropy को represent करते हैं S से, is equal to 0. Non-ideal gas residual entropy is a carbon monoxide in a crystal of carbon monoxide CO. Carbon monoxide formula is the carbon monoxide CO. The dipole moment of the molecule is very small. When cooled rapidly to near 0 Kelvin, the molecules do not have enough energy to align perfectly in a single direction. C single bond and CO जो कि single bond से attach रहेगा, and instead the freeze with the random orientation CO and जो यहाँ पे सीरियल वाइज में CO में, और इंस्टेंट जब फ्रीज किया जाएगा तो इसका ओरिएंटेशन जो कि रेंडमली हो जाएगा, CO जैसे तैसे आपको यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन रेंडम ओरिएंटेशन हो जाएगा। फॉर n molecules, each molecule has two possible orientation making the number of microscopic W is equal to 2 power n even at 0 Kelvin. and रेसिडेंशियल एंट्रोपी, रेसिडेंशियल एंट्रोपी का ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो रेसिडेंशियल एंट्रोपी इज इक्वल टू S एंट्रोपी kV इंटीग्रेशन 2 power n is equal to n kV इंटीग्रेशन n 2 is equal to R and 2 serial 5.76 joule per Kelvin mole per mole. This serves as an excellent experimental proof of the molecular interpretation of the third law. तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपको समझना है। तो आपको ये लिटरेचर में था, इंग्लिश में भी है, और जो कि आपको जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे सिंपल भाषा में सेकेंड समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मॉलिक्यूलर व्यू क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स के यूनिवर्स के डिसऑर्डर एंट्रोपी को, जो कि एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, एंड वोल्टाज में इसके जो कि यानी सिस्टम हमेशा उस स्टेट में जाना चाहता है कि जहां उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W जो कि प्रोबेबिलिटी जो कि ज़्यादा हो, यानी मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा अरेंजमेंट्स अवेलेबल हो। और एग्जांपल भी आपको वहाँ पे जो कि सेकेंड लॉ में बताया गया है। तो एग्जांपल जो कि अगर एक डिब्बे में पार्टीशन करके दो अलग अलग गैस रखी तो वो
ऑर्डर है पार्टीशन, हटते ही दोनों गैस रेंडमली मिक्स हो जाएंगे ताकि वो प्योर वॉल्यूम में फील सकने और अपना डिसऑर्डर बढ़ा सकें। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो भी है टाइम भी 1 घंटा हो गया, आप इतना देर तक आप, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे आ जाता है कि कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक प्योर परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो, जो कि क्रिस्टल जो कि जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेज करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो केल्विन पर एक प्योर और परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल की एंट्रोपी जो कि जीरो हो जाता है, और परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल की एंट्रोपी जो कि एग्जैक्टली जीरो होती है, और मॉलिकुलर लेवल पर जीरो केल्विन पर हर तरह के मूवमेंट रुक जाती है, और पार्टिकल्स अपनी एकदम फिक्स लोएस्ट एनर्जी पोजीशन में लॉक हो जाता है। और जब उनके पास सिर्फ एक पॉसिबल अरेंजमेंट बची होती है W=1, जो कि वो अरेंजमेंट बची होती है, तो फार्मूला एस के रिजल्ट के हिसाब से एंट्रोपी जीरो हो जाती है। और एग्जांपल प्योर कॉपर क्रिस्टल में जीरो केल्विन पर एस एंट्रोपी जीरो हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जिनके चार्ज थोड़ा अनबैलेंस होते हैं वो जीरो केल्विन पर भी उल्टे सीधे फ्रीज हो सकते हैं, जैसे कि आपको दर्शाया गया है, ठीक है। इसी को जो भी आपको बताया गया है मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे इनमें थोड़ी सी रेसिडुअल एंट्रोपी बच जाती है, जो कि अप्रोक्स 5.6 जूल और पर केल्विन मोल पर मोल जो कि हो जाता है, ठीक है। 5.6 जूल पर कैलोरी पर मोल बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जो भी सेशन करने नए होंगे और जो भी सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो और यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको कुछ गलती नज़र आए तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें। और आपका ये आपका पूरा डिटेल आंसर दिया हुआ है, और ब्रीफ में भी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको लिखना है और कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।